हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी 100+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्लास के बारे में। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके रिवीजन बेसिक्स पर बनाए गए हैं। देखिए, इससे पहले हमारे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीजेस चली हैं दोस्तों, 92 पोस्टमार्टम क्लासेज उसमें हो चुकी हैं। साथ में हिंदी की भी हमारी क्लासेज चल रही हैं और डिटेल्स में भी आपको बहुत बार पढ़ाया जा चुका है। तो जैसा कि अभी हाल ही में आपके वीडियो वीपीडी वाला एग्जाम पेपर होना है और 31 तारीख को आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर होना है, तो उसके लिए रिवीजन क्लासेस की ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ रिवीजन के ऊपर, और इस पार्ट्स में हम जो भी हमने पढ़ा हुआ है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को वन लाइनर बेसिस पे पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। अगर आप लोगों के सपोर्ट अच्छा रहता है तो आगे मैं ये 100 क्वेश्चन को फिर 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन करके एक बार आपका अच्छा खासा रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। और इससे पहली वाली वीडियो में हम दोस्तों 119 तक प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से हम 120 से शुरू कर रहे हैं और 120 से लेकर के 220 तक हम आज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चंस दोस्तों महत्वपूर्ण है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। क्विक रिवीजन क्लास आपकी ये रहने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स से या प्रैक्टिस सेट के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ताड़ीखेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना भागीरथ पांडे जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भगीरथ पांडे जी के द्वारा। तो प्रेम विद्यालय कहाँ है? ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न, सरला बहन मूलतः कहाँ की निवासी थी? तो सरला बहन मूलतः दोस्तों इंग्लैंड की निवासी थी, गांधी जी की शिष्या थी ये। और इनका मूल नाम क्या था? वो था मिस कैथरीन हाइलामैन। क्या था? मिस कैथरीन हेलीमैन या मिस कैथरीन हाइलामैन इनका मूल नाम था। और इन्हीं सरला बहन के द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कराई जाती है। कहाँ पे? बागेश्वर में। और ये लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ठीक है। अब कहीं कहीं 1945 भी दिया गया है, कहीं कहीं 1941 भी दिया गया, लेकिन ऑफिशियली इसका जो स्थापना है लक्ष्मी आश्रम जो कि बागेश्वर स्थित कौसानी में स्थित है, बागेश्वर जनपद के कौसानी में, उसकी स्थापना 1948 में किसने की थी? सरला बहन के द्वारा ही की गई थी। इनका मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाइलामैन था। अगला प्रश्न, परमार राजवंश में किसे चरित्रहीन राजकुमार कहकर संबोधित किया गया है? तो परमार राजवंश में दोस्तों पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार कहकर संबोधित किया गया है। और किसने कहा है दोस्तों? यह कहा है किसने? मौलाराम ने। मौलाराम ने अपनी पुस्तक गणगीता संग्राम में पराक्रम शाह को एक चरित्रहीन राजकुमार कहकर संबोधित किया है। कौन? पराक्रम शाह। प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह के भाई होते हैं। कौन? पराक्रम शाह, क्योंकि इसने मौलाराम की गणिका को छीन लिया था, इसी कारण उसने कह दिया भाई तू चरित्रहीन राजकुमार है। कौन? पराक्रम शाह। अगला प्रश्न है, गणगीता संग्राम या गणिका नाटक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मौलाराम। और मौलाराम ने इसी ग्रंथ में पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार कहा था। मौलाराम के पिताजी का नाम क्या था? मंगतराम। गढ़वाली शैली के सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे दोस्तों? वो थे मौलाराम। इनके पूर्वज किस जाति के थे? सुनार जाति से संबंधित थे इनके पूर्वज। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनका पूरा नाम क्या था? मौलाराम तोमर। ठीक है। मौलाराम को कितने राजाओं ने संरक्षण दिया? परमार राजवंश में 4 राजाओं ने संरक्षण दिया। और पहला राजा कौन था? प्रदीप शाह। दूसरा ललित शाह, ललितपति शाह। तीसरे थे कौन? जयकीर्ति शाह। और चौथे थे कौन दोस्तों? प्रद्युम्न शाह। जबकि सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड में दे थे, लेकिन सुदर्शन शाह ने इनको संरक्षण नहीं दिया था। अगला प्रश्न, गढ़वाल में दुर्भिक्ष अकाल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो गढ़वाल में दुर्भिक्ष अकाल के लिए दोस्तों बावनी शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर इकावनी बावनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। गढ़वाल में इकावनी बावनी का संबंध किससे है दोस्तों? इकावनी बावनी का संबंध दोस्तों अकाल से। और ये अकाल का पड़ा था संवत 1851 1852 में दोस्तों हमारा ये अकाल पड़ा था, इसी कारण हम इसे इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जानते हैं। और अगर ऑफिशियली इसकी डेट पूछी जाए तो दोस्तों 1794 1795 के आसपास में जब हमारा प्रद्युम्न शाह परमार राजवंश का 54वां शासक राजगद्दी पर बैठा हुआ था, तो उसी दौरान दोस्तों यह हमारा अकाल पड़ा था, जिसे हम इक्यावनी बावनी अकाल के नाम से जानते हैं। किसके समय पे पड़ा था दोस्तों? प्रद्युम्न शाह के समय पे। और संवत 1851-52 था, लेकिन सन पूछेगा तो 1794-95 में यह हमारा अकाल पड़ा था। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा संवत है वह 57 वर्ष से हमारा आगे चलता है, तो 54 94 95 बाद 57 जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 51-52 आपका हो जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं कि ऋग्वेद में किस नदी को नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है? तो सरस्वती नदी को दोस्तों ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है। कौन सी? सरस्वती को ऋग्वेद में सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है। अब ये सरस्वती नदी और अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम कहाँ पे होता है दोस्तों? केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। आप लोगों को ये पॉइंट याद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फतेह प्रकाश जो परमार राजवंश से संबंधित है, यह परमार राजवंश से संबंधित ग्रंथ है,
किसके द्वारा लिखा गया था? तो फतेह प्रकाश जो ग्रंथ है दोस्तों, यह रतन कवि के द्वारा लिखा गया था। किसके? रतन कवि के द्वारा। अगला प्रश्न, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी और किस स्थान पर हुई थी? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में दोस्तों संगौली की संधि हुई थी कब? 28 नवंबर 1815 को। 28 नवंबर 1815 को संगौली की संधि होती है। कहीं कहीं आपको 2 दिसंबर 1815 भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों ही डेटा आप लोग डायरेक्टली याद रख लीजिएगा, ठीक है। और नेपाल सरकार के द्वारा संगौली की संधि को कब स्वीकार किया गया था? 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार द्वारा संगौली की संधि को स्वीकार कर लिया गया था। और यह संगौली नामक स्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो बिहार में स्थित है, और यहीं पर नेपाल सरकार के मध्य में या गोरखाओं के मध्य में और अंग्रेजों के मध्य में संगौली की संधि हुई थी, ठीक है। और इसी संगौली की संधि के बाद हमारा कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र पर किसका शासन होने लगा? अंग्रेजों का या ब्रिटिश का शासन होने लगा। अगला प्रश्न है, कुलिंद वंश की प्रारंभिक राजधानी किस स्थान पर थी जो कि बाद में विराटगढ़ी या लाखामंडल स्थानांतरित की गई? तो कुलिंद राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, यह कालाकोटी श्रीनगर नामक स्थान पे थी, ठीक है। और कुलिंद शासक सुबाहु के राजधानी के रूप में भी हमारा श्रीनगर को जाना जाता था। तो कालाकोटी श्रीनगर में इनकी राजधानी थी प्रारंभिक समय में। उसके बाद में इनकी राजधानी विराटगढ़ी लाखामंडल स्थानांतरित कर दी गई। और कुलिंद राजवंश के दोस्तों हमारे संस्थापक कौन थे? सुबाहु ही कुलिंद राजवंश के संस्थापक थे। कौन? सुबाहु। और कुलिंद राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? अमोध्यभूति कुलिंद राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। अगला प्रश्न है, वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? तो वेनसांग के यात्रा वृत्तांत को दोस्तों सीयू की नाम से जाना जाता है। क्या? सीयू की नाम से जाना जाता है। और वेनसांग को ही हम क्या कहते हैं? युआन चुआन भी कहते हैं। युआन चुआन भी कहते हैं, ठीक है। और ये 626 से 36 इस टाइम पे ये हमारा उत्तराखंड में आए थे। कौन? युआन चौहान, ठीक है। इन्होंने हमारा उत्तराखंड के क्षेत्र को क्या नाम दिया? ब्रह्मपुर कहा, ठीक है। और पोलो किमोपुलो मोयुलो जो हमने पढ़ाई वेनसांग के संबंध में, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इनका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जानते हैं हम? सीयू की नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? तो कार्तिकेयपुर राजवंश की दोस्तों प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ में स्थित थी। कहाँ पे? जोशीमठ, कार्तिकेयपुर में यह स्थित थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? वो था कार्तिकेयपुर राजवंश, जिनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ में थी। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक पूछेगा आपसे दोस्तों कौन थे? बसंत देव कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और दोस्तों जो ये प्रश्न है ना, एक प्रश्न जो मैंने अभी आपको कराया है, कुलिंद वंश की प्राथमिक राजधानी पहले कालाकोटी श्रीनगर नामक स्थान पे थी, ठीक है। उसके बाद में विराटगढ़ी लाखामंडल स्थानांतरित हो गई। इसी के साथ साथ कुलिंद राजवंश की जो राजधानी थी ना, वह कुछ समय तक आपकी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे भी थी, फिर शत्रुघ्न नामक स्थान पर भी हुई, फिर सहारनपुर नामक पर भी स्थान पर भी हुई। तो इसकी राजधानी का जो टाइम पीरियड था वह स्थानांतरित होते रहता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे जब इसकी स्थापना हुई थी तो कहाँ पे इसकी राजधानी थी? श्रीनगर में, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगर में, जिसे उस टाइम पे सुबाहुपुर नाम से भी जाना जाता था, या कालाकोटी श्रीनगर में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव। प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी इनकी? कार्तिकेयपुर जोशीमठ नामक स्थान पे थी, ठीक है। और वहीं पूछा जाता है आपसे कार्तिकेयपुर राजवंश की या कत्यूरी राजवंश, जो कि कार्तिकेयपुर की एक शाखा के रूप में जानी जाती है बाद में, कि उसकी राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो बैजनाथ घाटी जो कि बागेश्वर में स्थित है, वहां पर फिर इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। ये पॉइंट भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर का निर्माण दोस्तों हमारा बसंत देव के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? बसंत देव के द्वारा कराया गया था, जो कि कौन था? कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक के रूप में भी हम बसंत देव को जानते हैं। और उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी हमारा बसंत देव ही था। इसे वासुदेव बसंतन नाम से भी जाना गया है। इसे परम प्रधारक महाराजा धीराज परमेश्वर बसंत देव के नाम से भी जाना जाता है। और प्रारंभ में इनकी राजधानी कहाँ थी? चमोली के जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी। बाद में इनकी राजधानी कहाँ पे? बागेश्वर स्थित बैजनाथ में स्थानांतरित कर दी जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा? तो सुभिक्ष राजदेव के किसी भी वंशज, जैसे कि उसमें हम नरसिंह देव का नाम पढ़ते हैं, उनके द्वारा स्थानांतरित कर दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आजाद हिंद फौज में उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिशत कितना था? तो आजाद हिंद फौज में दोस्तों उत्तराखंड के सैनिकों का परसेंट लगभग 12% था। और 2500 सैनिक आजाद हिंद फौज में किसके थे? उत्तराखंड से शामिल थे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रभाव सर्वप्रथम कब और कहां से शुरू हुआ था उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव सर्वप्रथम 27 जून 1857 को मल्लाकोट कुमाऊं से शुरू हुआ था। कब? 27 जून 1857 को मल्लाकोट। और 1857 की क्रांति के दौरान ही दोस्तों कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नाम से जाना जाता है। और कालू मेहरा ने ही 1857 में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। क्या? क्रांतिवीर नामक संगठन किसने? कालू मेहरा ने बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फांसी गधेरा, जिसे हैंगमेन्स भी कहते हैं, हैंगमेन्स कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में यह फांसी गधेरा या हैंगमेन्स स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा 1857 के जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी भी दी गई थी, ऐसा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ? यानी कि गढ़वाल कांग्रेस का गठन कब हुआ? देखिए, कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1912 में हुआ दोस्तों। और वहीं गढ़वाल कांग्रेस क्या गठन कब हुआ? तो कहीं कहीं 1918, कहीं कहीं 1919 है। तो ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा, 1918 या 19, दोनों में से ऑप्शन में आपको जो भी मिलेगा तो आप सही कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो शक्ति पत्रिका का संपादन दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा कराया गया था। और कब? अब किसी किसी किताब में दोस्तों इसकी डेट 15 सितंबर 1918 है, कहीं कहीं अक्टूबर 1918 है, ठीक है। तो आपको मेनली सितंबर अक्टूबर 1918 याद करते हुए चलना है जब शक्ति पत्रिका का संपादन किया गया था, ठीक है। अक्टूबर 1918 वैसे आपका राइट है, ऑफिशियली अधिकतर किताबों में अक्टूबर 1918 दिया गया है। और संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे। अल्मोड़ा अखबार के रिप्लेसमेंट के रूप में शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका या अखबार को शुरू किया था किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। अगला प्रश्न, कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम दोस्तों खत्याड़ी गांव अल्मोड़ा से शुरू हुआ था। कुली बेगार आंदोलन याद रखना है, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन सर्वप्रथम कहां से? खत्याड़ी गांव, जो कि हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, वहां से कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में सड़क आंदोलन कब हुआ? तो 1940 में दोस्तों उत्तराखंड में क्या हुआ? सड़क आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो जौनसारी जनजाति द्वारा बिस्सू, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है। और उत्तराखंड की कौन सी जनजाति दीपावली को मूल दीपावली के एक महीने बाद मनाती है? तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? तो उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार थी। और उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। इसी कारण 9 नवंबर को हम राज्य स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 9 नवंबर को उत्तरांचल नाम से हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जिसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड कर दिया गया था। याद रखना है दोस्तों आपको। और एनडीए की यहाँ पे सरकार थी, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में दोस्तों संस्कृत अकादमी स्थित है, ठीक है। ऐपण क्या है दोस्तों? ऐपण है चित्रकारी नमूना है। ऐपण कला की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? सोमचंद को जाता है। और ऐपण मूलतः क्या हमारे भित्ति मात्र का चित्र भी माने जाते हैं और धरातली चित्र के रूप में भी ऐपण को जाना जाता है। क्या भित्ति मात्र का चित्र और धरातली चित्र क्या ऐपण को जाना जाता है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि 30 सदस्यीय अंतरिम विधानसभा या उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन कब हुआ था? तो 30 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा का पहला सेशन हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 2001 को, ठीक है। और एक बार दोस्तों यहां से प्रश्न ये पूछा गया है कि उत्तराखंड की जो पहली अंतरिम विधानसभा थी उसका गठन कितने सदस्यों के साथ में किया गया था, कितने विधायकों के साथ में किया गया था? तो दोस्तों 30 विधायकों के साथ में हमारा जो अंतरिम विधानसभा थी, उत्तराखंड की प्रथम अंतरिम विधानसभा जो बिना चुनाव के चुनी गई थी, उसका गठन हुआ था, ठीक है। और पहले 31 सदस्य दोस्तों इसमें थे, लेकिन उसके बाद में एक सदस्य के द्वारा पार्टी छोड़ दी जाती है या शायद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 30 सदस्यों के साथ में उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 सदस्य, ठीक है। और वहीं आपसे प्रश्न पूछा था कि उत्तराखंड के अंतरिम विधानसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक पूछेगा दोस्तों तो 28 नवंबर सन 2000 आपको याद रखना, 28 नवंबर 2000 को प्रथम बैठक हुई थी। लेकिन उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा का पहला विधानसभा सत्र कब प्रारंभ किया गया या पहला सेशन कब हुआ था? तो 9 जनवरी 2001 आपको उस कंडीशन में याद रखना पड़ेगा। और यह अंतरिम सरकार में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम राज्यपाल कौन बने? सुरजीत सिंह बरनाला जी उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल बने। प्रथम जो हमारे अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन बने? विधानसभा अध्यक्ष बने कौन? प्रकाश पंत जी, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने? ये बने काजी मोहम्मद मोयुद्दीन जी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और 30 विधायकों के साथ में दोस्तों आपका अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, अंतरिम विधानसभा का, ठीक है। पहले कितने होने थे? 31 होने थे। तो 30 आपको राइट आंसर करना है, 30 ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप 31 के साथ में भी जा सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाता है 9 नवंबर सन 2000 को। और केंद्र में एनडीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? राष्ट्रपति थे कौन? KR नारायणन जी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब और किसके द्वारा कराया गया था या किया गया? तो उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन शोभन सिंह जीना के द्वारा 1988 में किया गया था। किसके द्वारा? शोभन सिंह जीना जी के द्वारा। अगला प्रश्न, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किस राजा के शासनकाल में श्रीनगर गढ़वाल आया था? तो यूरोपीय यात्री विलियम फिंच मानसा के शासनकाल में श्रीनगर या गढ़वाल आए थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? कालू मेहरा जी को उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कुमाऊं का नेतृत्व किसने किया था या कुमाऊं से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो वो थे कौन? ज्वालादत्त जोशी जी, ज्वालादत्त जोशी जी। और ये 3 बार दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशनों में शामिल होते हैं। 1886 में कुमाऊं के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले किसने भाग लिया था? तो ज्वालादत्त जोशी जी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया था? तो उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 में। कहां से हुई थी? अल्मोड़ा में, ठीक है। और वहीं अल्मोड़ा में होम रूल लीग की शुरुआत 1914 में, ठीक है। भारत में तो 1916 में। और गढ़वाल में सबसे पहले होम रूल लीग की शाखा देहरादून में खुली गई थी कब? 1918 में। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना दोस्तों आपको 1912 याद रखना है। 1912 आप यहाँ पे कर लीजिएगा। और 1916 में किसकी स्थापना हुई थी? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और वहीं कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस भी हम इसे कह सकते हैं क्या? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 कर लीजिएगा आप इसे। अगला प्रश्न, गांधी जी ने उत्तराखंड की सबसे पहली यात्रा कब करी थी?
तो इसको भी दोस्तों आप संशोधित कर लीजिएगा। गांधी जी ने उत्तराखंड की सबसे पहली यात्रा 1915 में करी थी, ठीक है, 1915 में। और कहाँ की करी थी? हरिद्वार की गांधी जी ने पहली यात्रा करी थी 1915 में। और दूसरी यात्रा कहाँ की थी? पहले हरिद्वार आए थे और दूसरी यात्रा में फिर वो देहरादून भी गए थे। कुमाऊं की पहली यात्रा कब करी गांधी जी ने? 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की पहली यात्रा करी। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो पहली यात्रा कब? 1915 में। कहाँ पे? हरिद्वार में। हरिद्वार में पहली यात्रा उन्होंने करी थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? तो 1918 और 1919 दोनों ही आपको याद रखने हैं, पहले बता चुका हूं। कुली बेगार प्रथा कब व कहाँ समाप्त की गई? तो कुली बेगार प्रथा दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए 13 से 14 जनवरी 1921। 13 से 14 जनवरी 1921 उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया। कब? 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। और बदियत पांडे जी के नेतृत्व में यह कुली बेगार आंदोलन यहाँ पे हुआ था, जिसके तहत कुली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया और कुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को नदी में बहा दिया गया। सरयू और गोमती नदी के संगम पर उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर यह हमारा हुआ था बागेश्वर में, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों जो हमारे बद्रीनाथ पांडे जी थे, जिन्होंने इस कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किया था, इन्हें कुर्मांचल केसरी या कुमाऊं केसरी की उपाधि से भी नवाजा गया था, ठीक है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र को नीलगिरी नामक से जाना जाता है? नीलगिरी कहा जाता है, तो बागेश्वर को दोस्तों नीलगिरी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रमुख राजनीतिक वंश किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रमुख या पहला राजनीतिक वंश दोस्तों कुलिंद राजवंश को माना जाता है। वहीं उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो कार्तिकेयपुर को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। उत्तराखंड का पहला मध्यकालीन राजवंश किसे माना जाता है दोस्तों? तो मध्यकालीन में चंद और परमार आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता कौन थे? तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे कौन दोस्तों? कार्तिकेय महाराज, ठीक है। कुमाऊं पर सबसे पहला गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो कुमाऊं पर सबसे पहला गोरखा आक्रमण दोस्तों 1223 में क्रांतिलाल देव के द्वारा किया गया था। अब ये कहीं कहीं आपको 1191 भी दोस्तों मिलता है, आपको 1191 में अशोक चल्ले यहाँ पे आया था। तो ये दोनों ही आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ऑप्शन आपको जो भी मिलेगा वो याद रखिएगा, ठीक है। पहला गोरखा आक्रमण पूछा जाएगा तो 1223 में क्रांतिलाल देव के द्वारा, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1191 में अशोक चल्ले के द्वारा, ठीक है। वैसे अशोक चल्ले ने आक्रमण किया नहीं था, लेकिन फिर भी हम अशोक चल्ले के अभिलेखों में उनके बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको दोनों ही याद करते हुए चलने हैं। और ये तो हो गया सबसे पहला, लेकिन नॉर्मली 1223 के संदर्भ में आपसे ना पूछ के वैसे पूछेगा कि कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण कब हुआ, तो 1790 आपको याद रखना है, ठीक है। हवलबाग का युद्ध होता है जब 1790 में कुमाऊं पर सबसे पहला गोरखा आक्रमण होता है, जो कि ओरिजिनली हम गोरखाओं के द्वारा किया गया था, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा गठित की थी या अपनी राजधानी अल्मोड़ा बनाई, ठीक है। तो चंद्र राजवंश के बालो कल्याण चंद के द्वारा अपनी राजधानी को अल्मोड़ा बनाया गया था। किसके द्वारा? बालो कल्याण चंद के द्वारा। और चंद्र राजवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा बनाने की सोची थी सबसे पहले? तो वो सोची थी किसने दोस्तों? भीष्मचंद ने। और भीष्मचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा में खगमरा का किला भी बनाया जाता है। खगमरा किला किसने बनाया था? भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था, लेकिन फिर भीष्मचंद की हत्या कर दी जाती है इसी खगमरे के किले में गजुआ ठिंगा द्वारा। और उसके बाद में फिर बालो कल्याण चंद के द्वारा 1563 के आसपास में चंद्र राजवंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो चंद्र राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? चंपावत थी, और उसके बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई? अल्मोड़ा में, ठीक है। और अल्मोड़ा स्थित खगमरा कोट नामक स्थान पर उन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने किया था। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लाल मंडी का किला किसने बनाया था? तो बालो कल्याण चंद के द्वारा लाल मंडी का किला बनाया गया था। कब? 1563 के आसपास में। लाल मंडी किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट मोइरा। यह प्रश्न दोस्तों यूके SSC के द्वारा पूछा जा चुका है कि लाल मंडी किले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट मोइरे के नाम से लाल मंडी किले को जाना जाता है। और आपको याद रखना पड़ेगा, जब 1815 में हमारा कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी, कुमाऊं कमिश्नरी भी हम कभी कभी इसे पढ़ते हैं। तो इस कुमाऊं जनपद या कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ पे था? इसी फोर्ट मोइरे किले में था। उसके बाद में इसका मुख्यालय अक्टूबर 1855 अजय राव जी के अनुसार और 1854 परीक्षावाणी के अनुसार में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से स्थानांतरित करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अभी भी हमारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में ही स्थित है। लेकिन प्रारंभिक समय में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित था? तो वह अल्मोड़ा में स्थित था, और अल्मोड़ा के फोर्ट मोइरा किले में ही वह स्थित था, जिसे पहले लाल मंडी के किले के नाम से जाना था। लेकिन जब अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन करना शुरू किया तो इन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके फोर्ट मोइरा किला कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न, कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कल्याण चंद चतुर्थ के दरबार में एक दरबारी कवि थे, उसके कौन? कवि शिव या शिव कवि के द्वारा कल्याण चंद्रोदयम की रचना की गई थी। कल्याण चंद्रोदयम किसके द्वारा? कवि शिव के द्वारा। कल्याण चंद के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न, गढ़वाल का विभाजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? तो गढ़वाल का विभाजन 1815 में सबसे पहले हुआ, ठीक है। और उस टाइम पे राजा कौन थे? सुदर्शन शाह थे, टिहरी रियासत के राजा। और अंग्रेजों के द्वारा जब यहाँ पे गोरखाओं को हराया गया तो उसके बाद में जो अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमी भाग था वह सुदर्शन शाह को दे दिया गया टिहरी रियासत के रूप में, और जो पूर्वी भाग था वह अंग्रेजों ने अपने पास में रख लिया, श्रीनगर और इधर के आसपास का क्षेत्र, जो पहले परमाणु की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी या मुख्य राजधानी हुआ करती थी। तो इसी कारण गढ़वाल का सबसे पहले विभाजन कब हुआ? 1815 में।
अगला प्रश्न है, कुमाऊं व गढ़वाल में में क्रमशः कितने वर्षों तक गोरखों ने शासन किया? तो कुमाऊं में लगभग दोस्तों 25 वर्ष और गढ़वाल में 10.5 वर्षों गोरखों ने शासन किया। कुमाऊं में गोरखों का पहला आक्रमण 1790 में होता है और 1790 से 1815 तक गोरखे यहाँ पे शासन करते हैं। और गढ़वाल में गोरखों का आक्रमण पहला 1791 में होता है, लेकिन वहां पे लंगूरगढ़ की संधि के बाद में उसे खत्म कर दिया जाता है। फिर 1803 में दोबारा से गोरखों का यहाँ पे आक्रमण होता है और 1804 में जाके खुड़बुड़ा के युद्ध में हमारे गोरखे जीतते हैं, मई 1804, 14 मई 1804, और 1804 से लेकर 1815 तक हमारे फिर गोरखे गढ़वाल में शासन करते हैं। इसी कारण कुमाऊं में गोरखों का साम्राज्य माना जाता है 25 वर्ष तक और गढ़वाल में माना जाता है 10.5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, परमार वंश की सबसे प्राचीन कृति मानवोदय काव्य किसकी रचना है? तो मानवोदय काव्य भरत कवि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मानवोदय काव्य, जो कि परमार राजवंश का सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा दोस्तों, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो भरत कवि के द्वारा लिखा गया क्या? मानवोदय काव्य। और यह भरत कवि किसके दरबारी कवि था? तो मान शाह के दरबारी कवि के रूप में इसे जाना जाता है। ज्योतिक राय नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? मान शाह के दरबारी कवि भरत को दोस्तों क्या ज्योतिक राय की उपाधि से भी नवाजा गया था। और भरत कवि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जहांगीर के राज दरबार में भी कुछ समय तक कवि के रूप में काम किया था। ठीक है, जहांगीर के ज्योतिषी के रूप में भी ये जाने जाते हैं और इन्हें ज्योतिक राय की उपाधि से नवाजा गया था। इनके द्वारा ही क्या मानवोदय काव्य की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, सभासार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राजा सुदर्शन शाह के द्वारा सभासार ग्रंथ लिखा गया था। और राजा सुदर्शन शाह अपनी रचना किस नाम से करते थे? कवि सूरत नाम से करते। तो हो सकता है सभासार के रचनाकार पूछा जाएगा तो वहां पे आपको कवि सूरत दिया जाएगा। ठीक है, और सभासार जो ग्रंथ है इस कितने भागों में, कितने कांड है, कितने खंड है इसमें? तो 7 खंडों में हमारा सभासार ग्रंथ लिखा गया है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती और किस मुगल सेना के बीच देहरादून में युद्ध हुआ? तो रानी कर्णावती और शाहजहां के सेनापति नवाजत खां के मध्य में दोस्तों देहरादून में युद्ध हुआ था 1636 के आसपास में। और शाहजहां के सेनापति नवाजत खां और उनकी अन्य सेना की नाक रानी कर्णावती के द्वारा कटवा दी गई थी। इसी कारण रानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। क्या? नागकटी रानी या नगकटी रानी के नाम से रानी कर्णावती को जाना जाता है, जो कि महीपति शाह की पत्नी और पृथ्वीपति शाह की माताजी थी। महीपति शाह परमार राजवंश के 46वें शासक होते हैं, उनकी पत्नी, और पृथ्वीपति शाह परमार राजवंश के 47 शासक होते हैं, उनकी माता के रूप में रानी कर्णावती को जानते हैं। और इन्होंने महीपति शाह की मृत्यु के बाद में कुछ समय तक क्या किया था? राजकाज संभाला था। ये पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महलवाड़ी प्रथा किससे संबंधित थी? महलवाड़ी प्रथा का संबंध था भू राजस्व से। गढ़वाल क्षेत्र को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गढ़वाल क्षेत्र को पहले बद्रिकाश्रम या तपोभूमि नाम से जाना जाता था। ठीक है, और स्कंद पुराण के केदारखंड, स्कंद पुराण में हम गढ़वाल को क्या कहते हैं? केदारखंड नाम से जानते हैं, केदारखंड। गढ़वाली शैली का प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? तो मौलाराम तोमर को दोस्तों गढ़वाली शैली का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। किसे? मौलाराम तोमर को। ठीक है, मौलाराम के पिताजी का नाम मंगतराम। जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना कब की गई थी? जागृत गढ़वाल सभा की स्थापना होती है दोस्तों कब? 1932 में। अगला प्रश्न है, मनेरी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों क्या? मनेरी ताल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन किया गया दोस्तों कब? 1931 में। कब? 1931 में। और उत्तराखंड दोस्तों वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर हमारी वन पंचायतें हैं। तो उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? 1931 में किया गया था। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों हमारी देहरादून में होती है। किसके द्वारा की जाती है? श्रीदेव सुमन के द्वारा की जाती है। श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की जाती है। और वहीं गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में हुई थी। कहीं कहीं 1936 भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो 3 मई 1945 को दोस्तों अमर शहीद केसरी चंद को फांसी दी गई थी। इसी कारण 3 मई को प्रत्येक वर्ष चौलीथात में वीर शहीद केसरी चंद मेला भी लगता है। ठीक है, 3 मई को कहा? चौलीथात, जौनसर बाबर क्षेत्र में वीर शहीद केसरी चंद मेला भी लगता है। तो इनको फांसी कब की? 3 मई 1945 को। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी? तो लेफ्टिनेंट की उपाधि से दोस्तों हमारा आपको यहाँ पे लिखना है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह को ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट की उपाधि से नवाजा गया था। किसे? नरेंद्र शाह को। ठीक है, और ये आपको दोस्तों याद रखना है कि कीर्ति शाह को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा CSI सर, KCSI कंपेनियन ऑफ इंडिया या नाइट कमांडर की उपाधि से नवाजा गया था। किसे? कीर्ति शाह को। क्या क्या? कंपेनियन ऑफ इंडिया, सर, KCSI, CSI, नाइट कमांडर आदि की उपाधियों से हमारा कीर्ति शाह को भी नवाजा गया था। और लेफ्टिनेंट की उपाधि से किसे नवाजा गया था? नरेंद्र शाह को लेफ्टिनेंट की उपाधि से नवाजा गया था। याद रखना है आपको। ठीक है, और नरेंद्र शाह को दोस्तों लेफ्टिनेंट के साथ साथ में KCSI तथा सर की उपाधि से भी नवाजा गया था। और ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र साहब का लीजिएगा, भवानी शाह गलत है। अगला प्रश्न है, सप्तेश्वर मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो चंपावत में दोस्तों हमारा सप्तेश्वर मंदिर समूह स्थित है। कहाँ पे? चंपावत जनपद में। गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र दोस्तों ऐसे दुगड्डा को माना जाता है। क्या? दुगड्डा सही करना आपको, और दुगड्डा ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लैंसडाउन के साथ में भी जा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दुगड्डा को ही देनी है कि गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? दुगड्डा था। और कुमाऊं में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? अल्मोड़ा। ठीक है, दिव्य सरोवर ताल कहाँ स्थित है?
तो देवी सरोवर ताल दोस्तों हमारा हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पे? हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, बजहर नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। बिरथी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों। क्या? बिरथी जलप्रपात। और इसी के साथ में दोस्तों भेलछड़ा जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। क्या? भेलछड़ा जलप्रपात। अगला प्रश्न है, जाट जनजाति का मुख्य गांव जादुंग किस जिले में स्थित है? तो जाट जनजाति का प्रमुख गांव जादू गांव दोस्तों यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में। घो पत्थर, खलियारी पत्थर क्या है? तो घो पत्थर और खलियारी पत्थर दोस्तों रामायण में प्रयुक्त होने वाले दो मुखौटे माने जाते हैं, घो पत्थर और खलियारी पत्थर। ठीक है। और रामायण उत्सव को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2009 में किया गया था। और रामायण उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? चमोली जनपद में किया जाता है। और मुखौटा नृत्य इसमें किया जाता है। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली नोट डाउन करना है। उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? तो उत्तराखंड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन दोस्तों 17 अगस्त 2002 को किया गया था। अगर प्रश्न है दोस्तों, कोई खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था दोस्तों हमारी जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छमुना पात्र क्या थी? तो कत्यूरियों की नृत्यांगना के रूप में छमुना पात्र को जाना जाता है। छमुना पात्र कौन थी? कत्यूरियों की नृत्यांगना थी। मानसा ने किस शासक को स्वर्ण बाण या स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी? तो मानसा के द्वारा दोस्तों कालो भंडारी को क्या स्वर्ण बाण या फिर स्वर्णिम विजेता की उपाधि दी थी। किसे? कालो सिंह भंडारी को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने लोहाघाट स्थित मायावती या अद्वैत आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 19 मार्च 1899 को स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से उनके अनुयायियों ने लोहाघाट में स्थित मायावती अद्वैत आश्रम की स्थापना करी थी। कहाँ स्थित है? लोहाघाट में स्थित है। ठीक है। और विवेकानंद आश्रम भी कहाँ स्थित है? चंपावत जनपद के श्यामला ताल में स्थित है। श्यामला ताल के पास में ही स्थित है क्या? विवेकानंद आश्रम। और ये स्वामी विवेकानंद जी के उत्तराखंड यात्राओं के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मानसा, फतेहपति शाह, प्रद्युम्न शाह, गोरखा, चंद, जितने भी ये आक्रमण मैं आपको बता रहा हूँ आज के क्वेश्चन में, सारे मैं आपको पहले थ्योरेटिकल रूप में क्वेश्चन करा चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिए, सुयाल नदी जिसके तट पर लाखों उद्यान है का प्राचीन नाम क्या था? तो सुयाल नदी का प्राचीन नाम था दोस्तों क्या? सालमली। सालमली। ठीक है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि लाखों उद्यान कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखों उद्यान की खोज का श्रेय किससे आता है? 1968 में MP जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा दोस्तों हमारा लाखों उद्यान की खोज की गई थी, जो कि सुयाल नदी के तट पर स्थित है। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुरेश भाई को रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। कौन? सुरेश भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा नैनीताल को क्या कहा जाता था? अंग्रेजों के द्वारा नैनीताल को छोटी विलायत कहा जाता था। क्या? छोटी विलायत। और नैनीताल की खोज 1841 में P बैरन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? तो तिलाड़ी का मैदान दोस्तों हमारा क्या? यमुना नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और तिलाड़ी कांड का हुआ था 30 मई 1930 को दोस्तों तिलाड़ी कांड की घटना हुई थी। और तिलाड़ी कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और तिलाड़ी कांड की जांच हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था? गोस्वामी गणेश दत्त समिति। गोस्वामी गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है। और उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। और तिलाड़ी कांड किसके? तिलाड़ी कांड को ही रवाई कांड या तिगड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना आपको। कोइराला नदी और सरयू नदी काली नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो कोइराला नदी और सरयू नदी काली नदी में पंचेश्वर नामक स्थान पर मिलती है। खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था उत्तराखंड के किस क्षेत्र में आज भी प्रचलित है? तो खाप जैसी पारंपरिक स्थानीय न्यायिक व्यवस्था दोस्तों उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र में आज भी प्रसिद्ध है। और ये जौनपुर क्षेत्र का मुख्यतः भाग कहाँ पाया जाता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में पाया जाता है। जौनसार, देहरादून और जौनपुर, टिहरी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांवों को जलाने के लिए या गांवों को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाली अस्कोट आराकोट अभियान प्रथम बार कब आयोजित हुआ था? 1974 में दोस्तों अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और ये पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी जनपद के आराकोट तक आयोजित होने वाली यात्रा है। और उत्तराखंड की सबसे लंबी पैदल यात्रा के रूप में हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। और प्रत्येक 10 वर्ष में यह आयोजित होती है। अगला प्रश्न है, किसी हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव कौन सा है? तो किसी भी हिमानी के सबसे निकट बसा हुआ गांव है दोस्तों कौन सा? मिलम गांव, जो कि मिलम ग्लेशियर के पास में ही स्थित है। और मिलम ग्लेशियर को दोस्तों शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ स्थित है? देहरादून में दोस्तों विज्ञान धाम स्थित है। और साइंस सिटी के नाम से भी या विज्ञान शहर के रूप में भी देहरादून को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न, ग्राफिकेरा विश्वविद्यालय के शिक्षक अरविंद मिश्रा ने लगातार कितने समय तक व्याख्यान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो इन्होंने दोस्तों 139 घंटे 42 मिनट 49 सेकेंड तक लगातार व्याख्यान देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ प्रस्तावित है? तो देहरादून में प्रस्तावित है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में। अगला प्रश्न है, मिशन गंगा के तहत शोध संस्थान कहाँ खोला गया है? तो मिशन गंगा के तहत दोस्तों शोध संस्थान की स्थापना रुड़की हरिद्वार जनपद में की गई है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं पर सबसे पहले नेपाल आक्रमण कब हुआ? वही गोरखा आक्रमण वाला क्वेश्चन दोस्तों। नेपाल आक्रमण माना जाता है क्रांतिलाल देव के समय पे 1223 में। और अशोक चल्ले वाला भी आपको याद रखना है 1191-92 के आसपास में। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र को पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न दोस्तों मेरे ख्याल से रिपीट हो गए हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, मनु का निवास स्थल उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र था? तो मनु के निवास स्थल के रूप में दोस्तों अलकापुरी को जाना जाता है। क्या अलकापुरी को मनु के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है? ठीक है। और कुबेर के निवास स्थल के रूप में भी दोस्तों इसी अलकापुरी को जाना जाता है। और अलकापुरी वहाँ माना जाता है कि वर्तमान का जो हमारा बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ के ऊपर वाला क्षेत्र है, अलकापुरी बांग हिमनद के आसपास, सतोपंथ के आसपास का जो क्षेत्र है, वही हमारा क्या था, कुबेर की राजधानी भी हुआ करती थी और मनु का निवास स्थान भी इसी को माना जाता है। प्राचीन काल में महत्तम क्या कहलाता था? तो प्राचीन काल में दोस्तों जो ग्राम शासक होता था उसे हम महत्तम कहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गढ़वाल का सबसे प्राचीन ताम्रपत्र दोस्तों देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से दोस्तों परमार राजवंश का या गढ़वाल का सबसे पुराना ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, आपको याद रखना है। और परमार राजवंश का पहला शासक दोस्तों जिसका हमारा ताम्रपत्र देखने को मिलता है वह कौन था? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वो थे दोस्तों हमारे कौन? जगतपाल। जगतपाल का हमें परमार राजवंश में सबसे पहला ताम्रपत्र मिलता है। कहाँ से? देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और शिव प्रसाद डबराल जी इसी जगतपाल को क्या परमार राजवंश का संस्थापक मानते हैं? ये गलत है, लेकिन दोस्तों ऑफिशियली परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? वो था कनकपाल। परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? उसको कनकपाल। चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन था? उसको सोमचंद, याद रखते हैं। कुमाऊं नाम कहाँ से आया था? तो कुर्मांचल व कुमू के अपभ्रंश से दोस्तों हमारी कुमाऊं नाम की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और एक कुर्मांचल पहाड़ी या कुमू पहाड़ी को या कुर्मु विष्णु, भगवान विष्णु का कुर्मु अवतार जहाँ पे अचल हुआ, वह स्थान कहाँ पे स्थित है? हमारा चंपावत जनपद में स्थित है और यहीं से कुमाऊं नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, कुर्मु पहाड़ी से। यौधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो यौधेय शासकों की मुद्राएं उत्तराखंड में जौनसार से प्राप्त होती हैं। विसाह नामक कुप्रथा को किस शासक के द्वारा बंद कराया गया था? प्रताप शाह के द्वारा विसाह नामक कुप्रथा को बंद कराया गया था। नील नदी का वृक्ष किसकी कविता संग्रह है? तो हिमांशु जोशी जी की कविता संग्रह। क्या? नील नदी का वृक्ष। अर्जुन देव मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। क्या? अर्जुन देव मंदिर। हाट कालिका मंदिर भी दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। प्रलय के बीच किसकी रचना है दोस्तों? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी की रचना है। क्या? प्रलय के बीच। गढ़वीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो रूप मोहन सकलानी जी के द्वारा गढ़वीर महाकाव्य लिखा गया था। किसके द्वारा? रूप मोहन सकलानी जी के द्वारा। मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मूक विनिमय प्रथा दोस्तों हमारी राजी जनजाति में प्रचलित है। क्या? राजी जनजाति में। ठीक है, मूक विनिमय प्रथा किसमें? राजी में। ठीक है। और मौन विनिमय प्रथा पूछा जाएगा, मौन। तो मौन विनिमय प्रथा दोस्तों हमारा कौन सा? भोटिया जनजाति में प्रचलित है। किस व्यक्ति का घर भारती भवन कहलाता है? तो मुकुंदी लाल का घर दोस्तों भारती भवन नाम से जाना जाता है। कौशिक समिति का गठन कब हुआ था? तो 1994 में दोस्तों हमारा कौशिक समिति का गठन हुआ था। कब? 1994, आपको याद रखना है, 4 जनवरी 1994। लाल तपोवन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर स्थित है हमारा लाल तपोवन परियोजना। आदिबद्री का स्थानीय नाम क्या था दोस्तों? तो नौठा नाम से हम आदिबद्री को जानते हैं। गुमानी ज्योति पत्रिका किस भाषा में थी? तो कुमाऊनी भाषा की पत्रिका के रूप में हमारी गुमानी ज्योति पत्रिका को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भट्टा फॉल कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है। क्या? भट्टा फॉल। ताल बुग्याल कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में। तो ताल बुग्याल हमारा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कालिकादंतु जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो कालिकादंतु जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और पश्चिमी धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना भी दोस्तों हमारी कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो बोक्सा में जो बिरादरी पंचायत है, बिरादरी पंचायत किसमें होती थी? बोक्साओं में। इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वह तख्त या फिर तख्त कहलाता था। उत्तराखंड में होली की कितनी शैलियां मानी जाती है? 2 शैलियां मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास था, इसका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो पलेठी के शिलालेख में दोस्तों कल्याण वर्मन का राज्य देवप्रयाग के आसपास था, इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। द्वि व त्रिलेख वाले सिक्के किसके काल की जानकारी देते हैं? तो यौधेय वंश के शासनकाल की जानकारी देते हैं द्वि व त्रिलेख वाले सिक्के। जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो जागेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों कत्यूर राजवंश के शासनकाल में हुआ था, ऐसा माना जाता है। और ये जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित? हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और जटागंगा नदी के किनारे हमारा जागेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है। और जागेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों? तो ऐसा कहा जाता है कि शालिवाहन देव के द्वारा हमारा जागेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? शालिवाहन देव के द्वारा। किस उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो नौठा मेला। नौठा मेले को दोस्तों आदिबद्री को भी नौठा नाम से जाना जाता है और इसी नौठी मेले को चमोली जनपद में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कविल्ठा रुद्रप्रयाग में संस्कृत विद्वानों का संगम कालिदास महोत्सव आयोजन किया जाता था और कालिदास के जन्मस्थल गांव के रूप में भी कविल्ठा रुद्रप्रयाग को ही जाना जाता है। उत्तराखंड के किस स्थान को रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है? तो दारमा व्यास घाटी जो कि पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दोस्तों, इसे रंग संस्कृति या रोंगपा संस्कृति के लिए जाना जाता है। क्या? दारमा घाटी को, दारमा वैली आप कह सकते हैं। ठीक है। वारुणी यात्रा या वारुणी पंचकोशी यात्रा जो है उत्तरकाशी जनपद की यात्रा है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 115 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। वारुणी पंचकोशी यात्रा, इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सोयाबीन से बने विशेष प्रकार की नमकीन दाल को क्या कहा जाता है? तो भद्रवाणी या फिर भटवाणी भी कहते हैं। भटवाणी या भद्रवाणी सोयाबीन से बने विशेष प्रकार की नमकीन दाल को कहा जाता है।
जिया मेला कहाँ लगता है? तो रानी बाग में दोस्तों प्रत्येक वर्ष हमारा जिया मेला लगता है। और जिया गुफा भी कहाँ स्थित है? रानी बाग में ही स्थित है। चंडाक मंदिर कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में हमारा चंडाक मंदिर स्थित है। मोस्टामानू मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में ही स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि FRI कहाँ से? देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में। के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो डिट्रिज ब्रांडिस गेट या ब्रांडिस गेट नाम से हमारा फॉरेस्ट रिसर्च FRI के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नरभक्षी गुलदार मारने वाला व्यक्ति कौन है? तो लखपत सिंह रावत उत्तराखंड में सर्वाधिक नरभक्षी गुलदार मारने वाला व्यक्ति है। और इसी लखपत सिंह रावत को मिनी कार्बेट की संज्ञा भी दी जाती है। टीजी लॉन्गस्टॉप का संबंध किससे है? तो पर्वतारोहण से दोस्तों टीजी लॉन्गस्टॉप का संबंध माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने नंदा देवी चोटी का भी परीक्षण वो किया था। ठीक है, पर्वतारोहण किया था। नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो CL ठुलरिया जी के द्वारा नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा CL ठुलरिया जी के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रामडोला मेला कहाँ लगता है? तो खटीमा और धमसीनगर जनपद में हमारा रामडोला मेला लगता है। ठीक है, अब ये रामडोला मेला दोस्तों कहीं कहीं आप देखेंगे कि रानीखेत में भी लगता है, तो आपको ये दोनों ही नोट कर लेने हैं। मानेसर मेला कहाँ लगता है? चंपावत में दोस्तों हमारा मानेसर मेला लगता है। थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो थारू जनजाति में उरारी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों तलाक, और यह अधिकार केवल महिलाओं को दिया जाता था, उरारी। हरिद्वार स्थित चंडी माता मंदिर का निर्माण कब हुआ? किसने किया था? तो हरिद्वार में स्थित है क्या दोस्तों? चंडी माता मंदिर। इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि सुजेत सिंह के द्वारा 1866 में किया गया था। कुमाऊनी संस्कृति के क्लब हुक्का क्लब की स्थापना 1906 में चिरंजीवी लाल शाह जी के द्वारा की गई थी। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1969 में दोस्तों हमारी गढ़वाल मंडल की स्थापना होती है। ठीक है, 1 जनवरी 1969 को हम मानते हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। गढ़वाली फिल्म भूली ये भूली का संबंध किससे है दोस्तों? तो गढ़वाली फिल्म भूली ये भूली का संबंध है अवैध खनन के खिलाफ लड़ रही बहन के लिए भाई का संघर्ष है। वह पुस्तक है क्या? भूली ये भूली। फूलचट्टी कहाँ पर स्थित है उत्तराखंड में? तो ऋषिकेश में दोस्तों हमारी फूलचट्टी स्थित है। ठीक है, आज भी खड़े हैं तालाब नामक पुस्तक के किसकी रचना है दोस्तों? अनुभव मिश्रा जी की रचना है। रथवाहिनी नदी होगा दोस्तों ये। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है। रथवाहिनी नदी, रथवाहिनी नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली पर्वत श्रृंखला से होता है, जिसे रथवाहिनी नदी नाम से जाना जाता है। चमोली जिले के सिमली में कौन सा पौराणिक मंदिर स्थित है? तो चंडिका मंदिर दोस्तों हमारा चमोली जिले के सिमली नामक स्थान पे स्थित है। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1935 में बाल सभा का गठन कहाँ पर हुआ था? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में 1935 में बाल सभा का गठन हुआ था। और आज का आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि 16 अक्टूबर 1929 में महात्मा गांधी जी ने देहरादून में किस आश्रम की नींव डाली थी? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो में कोई भी गलती होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिनअप करके संशोधित कर दूंगा। हो सकता है दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमारे बोलते हुए गलत हो गए हो, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि मैं पढ़ते पढ़ते जल्दीबाजी में मैंने हो सकता है कि उसका आंसर गलत टाइप कर दिया हो। तो ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होगा तो उसे संशोधित कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक जरूर करनी है, कमेंट जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना है। और आप सभी लोगों को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। मेहनत करते रहें, तैयारी करते रहें, और मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश रहेगी मैं आपके लिए करता रहूंगा। धन्यवाद।